हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके हम ऑलरेडी जो है वो 335 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके आप उनको देख सकते हो। आज हम अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 336 से जो है वो शुरू करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के लिए। आज के लिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 336। द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट। अब तक हम ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। अब तक आपको पूरा कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो हमारे पास L इज इक्वल टू 2 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन सा होता है? 0 के लिए S होता है, 1 के लिए P होता है, 2 के लिए D होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। 336 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। L इज इक्वल टू 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे D ऑर्बिटल को। S जो है वो 0 के लिए होता है, P जो है वो 1 के लिए होता है, D जो है वो 2 के लिए होता है और F जो है वो 3 के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 337। इफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियोन न्यूक्लियाई आर मूविंग with the velocity of light, then the wavelength associated with these particles are in the order। हमें बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियोन का जो न्यूक्लियस है ये सारे के सारे वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करें, तो हमसे पूछ रहे हैं कि इनकी जो वेवलेंथ का ऑर्डर होगा वो कैसा बनेगा। हमारे पास जो डी ब्रोगली रिलेशनशिप है, जो वेव मैटर का जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो है लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सभी के सभी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हैं, मतलब कि सभी की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी? मास पे। तो लैम्डा जो है वो हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मास। जितना बड़ा मास उतनी वेवलेंथ छोटी। तो अब हमें क्या देखना है? यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा मास किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन का, हीलियम का या फिर नियोन का। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मास होगा नियोन का। मास जितना बड़ा होगा उतनी वेवलेंथ छोटी होगी, मतलब कि नियोन की वेवलेंथ जो है वो सबसे छोटी होगी। अब ये जो है वो सबसे बड़ा, नियोन सबसे छोटा यहाँ पे। तो नियोन को लास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे भी नियोन लास्ट में, यहाँ पे भी नियोन लास्ट में, लेकिन इसमें जो है वो नियोन की बोला हुआ है कि नियोन की सबसे बड़ी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी नियोन की सबसे कम बताई गई है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो नियोन के बाद देख लेते हैं, नियोन के बाद जो है वो साइज में कौन आएगा? नियोन के बाद हमारे पास हीलियम आएगा। हीलियम की जो है वो हमारे पास नियोन से थोड़ी बड़ी होगी, तो नियोन के बाद हीलियम, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे छोटा तो उसकी सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन के बाद जो मास है वो हाइड्रोजन का होगा, तो हाइड्रोजन की उसके बाद आएगी। हाइड्रोजन से बड़ा मास जो होगा वो हीलियम का होगा, तो हीलियम की जो है वो हाइड्रोजन से छोटी हो जाएगी। सबसे बड़ा मास नियोन का होगा, तो सबसे छोटा मास जो है, सबसे छोटी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास नियोन की होगी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। इलेक्ट्रॉन की सबसे बड़ी, फिर हाइड्रोजन की, फिर हीलियम की, फिर नियोन की। कैसे देखना है? हमें देखना है जितना बड़ा मास होगा उतनी वेवलेंथ छोटी होगी, जितना छोटा मास होगा उतनी वेवलेंथ जो है वो बड़ी होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास सबसे छोटा है, इसलिए उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे बड़ी होगी। हाइड्रोजन का मास इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है, इसलिए उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से छोटी होगी। हीलियम का हाइड्रोजन से बड़ा होता है, इसलिए हीलियम की हाइड्रोजन से बड़ी होगी। नियोन का सबसे बड़ा होगा, इसलिए नियोन की सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 338। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज। हमें पूछ रहे हैं कि मैग्नीज 2 पॉजिटिव की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बतानी है। मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारे पास 25। Mn जो है वो हमारे पास 25 एटॉमिक नंबर होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2 3d 5। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हमें Mn2 पॉजिटिव की बनानी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बचेगी आर्गन 3d5। पहले 4s वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बाद में d में से निकलने शुरू होंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d5। तो यहाँ पे ये रही ऑप्शन नंबर ए 338 के लिए 3d5 4s0। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 339।
व्हेन द अजीमुथल क्वांटम नंबर हैज द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 1 द शेप ऑफ द ऑर्बिट। बोल रहे हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू जो है 1 है। अभी मैंने आपको बताया जो एल इज इक्वल टू 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है पी सब शेल को, और पी की जो शेप होती है वो हमारे पास डम्बल शेप होती है। तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। 339 के लिए ऑप्शन नंबर सी डम्बल शेप होती है हमारे पी ऑर्बिटल को। एल इज इक्वल टू 1 जो है वो पी सब शेल को रिप्रेजेंट करता है और उसके लिए जो शेप होती है वो हमारी डम्बल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 340। पूछ रहे फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ द क्वांटम नंबर द वन दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द थ्योरीज। इसमें से बताना है कि कौन सा क्वांटम नंबर्स का जो सेट है वो गलत है। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू -3 है। तो पहला ही सेट गलत है। अगर l की वैल्यू 2 है तो जो m की वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू -2 से लेके +2 तक ही हो सकती है, -3 नहीं हो सकती। तो पहले वाला ही गलत होगा। तो यही हमारा ऑप्शन होगा 340 के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। m की वैल्यू जो है वो हमारे पास -l से लेके +l तक जाती है, मतलब कि -2 से लेके +2 तक जाएगी, जिसमें -3 नहीं आ सकता, इसलिए जो है ये सेट हमारा गलत होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 341। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज डेल्टा वी, द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज गिवन बाय। उन्होंने बोला हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करना है। वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है वो हमें डेल्टा वी गिवन है, हमें पोजीशन की बतानी है। फॉर्मूला जो होता है अनसर्टेनिटी का वो होता है हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई होता है। तो हमें जो है वो हमें वेलोसिटी में एरर दिया हुआ, एरर जो है अनसर्टेनिटी जो है वेलोसिटी में दी हुई है। हम मोमेंटम को लिख सकते हैं, मोमेंटम को हम लिख सकते हैं m इंटू वी इज इक्वल टू हो जाएगा h ओवर 4 पाई। क्योंकि मास में तो अनसर्टेनिटी हो ही नहीं सकती, मास वेरिएबल नहीं हो सकता, मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए मास जो है वो कॉमन बाहर निकल आ जाएगा। ये हो जाएगा डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v इज इक्वल टू h ओवर 4 पाई। अब क्योंकि हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब कि अनसर्टेनिटी इन x निकालनी है, तो x को इधर छोड़ के बाकी उधर चला जाएगा। डेल्टा x इज इक्वल टू हो जाएगा h ओवर m डेल्टा v 4 पाई। तो ये हो गया हमारे पास h ओवर 4 पाई m इंटू डेल्टा v। ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। 341 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें यूज करना था। वो प्रिंसिपल हमें कहता क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द सर्टेन वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम एट द सेम टाइम। हम जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली दोनों एक टाइम पे नहीं बता सकते। या तो हम उसकी पोजीशन के बारे में ही उस टाइम पे बता सकते हैं, या तो हम उसकी मोमेंटम के बारे में ही बता सकते हैं। दोनों चीजों के बारे में बिल्कुल सही हम नहीं बता सकते हैं एक साथ। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमें यहाँ पे यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 342। In which one of the following pair of experimental observation and the phenomena does the experimental observation correctly account for the phenomena? हमें बताना है कि इसमें से कौन सी जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है। फर्स्ट है हमारे पास एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक्सरे स्पेक्ट्रा से जो है वो हमें चार्ज और न्यूक्लियस मिला था, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। सेकंड है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से हमें साइज ऑफ एटम नहीं पता लगा था। एमिशन स्पेक्ट्रा फिनोमिना है हमारा तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो यस, एमिशन स्पेक्ट्रा से हमें जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पता लगा था, क्योंकि जो हमारे लेवल्स है उनके पास फिक्स एनर्जी और वो फिक्स एनर्जी की रेडिएशंस को ही एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा या फिर एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। तो ये वाला बिल्कुल सही मैचिंग है। एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के कारण ही होता है। नेक्स्ट था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि न्यूक्लियर एटम है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास 343। For which one of the following set of 4 quantum numbers an electron will have the highest energy? इसमें से किसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास हाईएस्ट एनर्जी होगी, हमें ये बताना है। एनर्जी देखने के लिए हम n+l रूल का यूज कर सकते हैं। n+l रूल
अगर हम यहाँ पे n प्लस एल रूल लगाएंगे 3 + 2 5, 4 + 2 6, 4 + 1 5, 5 + 0 5, तो सभी में 5 बन रहे हैं लेकिन एक में ही 6 बन रहे हैं बी ऑप्शन में। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होती है n + l की उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी वैल्यू n + l की छोटी होती है उतनी ही इनकी एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी n + l की 4 + 2 6, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट होगा। इस सेट में जो है वो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 344, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रेज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कैथोड रेज के बारे में सही नहीं हो सकती है, ये हमें बताना है। दे पोसेस द काइनेटिक एनर्जी, ये बिल्कुल सही है। जो कैथोड रेज होती हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कैथोड रेज होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल्स है। तो ये एक तरह की मैटर वेव्स हो सकती हैं, लेकिन ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं। तो 344 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट है। दे प्रोड्यूस हीट, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस द मैकेनिकल प्रेशर, ये भी सही। बाकी 3 स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो हमारी कैथोड रेज होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं। इनका जो इनके ये पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, इनकी स्पीड भी जो होती है वो लाइट की स्पीड से कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 344, द इलेक्ट्रॉन वाज शोन एक्सपेरिमेंटली टू हैव वेव प्रॉपर्टीज बाय। किससे हमें पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास वेव प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सपेरिमेंटली। जो हमें थ्योरेटिकल डाटा दिया था कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर हो सकता है वो तो हमें दिया था डी ब्रोगली ने, लेकिन इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो डेविएशन एंड जर्मन के एक्सपेरिमेंट से हुई थी। इन्होंने इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया था, उसके थ्रू ही हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर होने के बारे में जो है वो एविडेंसेस मिले थे एक्सपेरिमेंटली। तो 345 के लिए ऑप्शन बी होगा, डेविएशन एंड जर्मन। इसमें आप कंफ्यूज होकर डी ब्रोगली लगा सकते हो। डी ब्रोगली ने हमें सबसे पहले थ्योरेटिकल बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इस चीज का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो है वो हमें डेविएशन एंड जर्मन के एक्सपेरिमेंट से जो है वो देखने को मिला था। नेक्स्ट है हमारे पास 346, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E and mass m moves with a velocity v about a nuclear charge Ze in a circular orbit of radius r, the potential energy of the electron is given by। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं Ze²/r माइनस में। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। इस क्वेश्चन को अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं भी आता होगा फिर भी आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते थे। बस आपको ये याद रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा माइनस में होती है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो माइनस में है। आपको हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इन सर्कुलर ऑर्बिट वो हमेशा नेगेटिव में होती है। पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव में होती है और हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो भी नेगेटिव में होती है। तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में एक ही ऑप्शन था और वही हमारा ऑप्शन था। वैसे इसका एक्सप्रेशन होता है -Ze²/r। नेक्स्ट है हमारे पास इन द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज। जब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसकी एनर्जी के बारे में है नीचे स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। ग्रेटर देन द इंसिडेंट फोटोन, तो उससे ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती। सेम एज देन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, उसके सेम हो सकती है, स्मॉलर हो सकती है, प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो उसकी एनर्जी होती है वो उसकी इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करती नहीं है, सेम भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा, तो उससे छोटी होती है एनर्जी हमेशा। तो 347 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, स्मॉलर देन द इंसिडेंट फोटोन। जब हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी एनर्जी जो है वो हमेशा उस फोटोन से छोटी होती है जो फोटोन उस पे डाले जाते हैं। उसकी इंटेंसिटी पे तो वो डिपेंड ही नहीं करते, बड़े तो हो ही नहीं सकते, सेम अगर होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, इसलिए तो वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, तो सेम भी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज स्पेसिफाइड बाय। तो एनर्जी जो है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट स्पेसिफाइड की जाती है, N एंड L एंड S। तो जो एनर्जी है वो उस दो चीजों पे डिपेंड करती है, N प्लस L दोनों पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। 348 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिटरमाइन करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 349,
बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद, जो बोहर का मॉडल है वो किसके साथ कन्फ्लिक्ट करता है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। तो बोहर का जो मॉडल है वो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ जो है वो कन्फ्लिक्ट करता है। इसके साथ साथ वो जो है वो हमारे पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने तो बस यही बोला था कि दो इलेक्ट्रॉन होंगे और वो अलग अलग स्पिन में होगी, तो इसके साथ वो कन्फ्लिक्ट नहीं करता है। मैक्सवेल की क्वांटम थ्योरी को तो उसने यूज ही किया था, तो ये नहीं है। तो 349 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोहर का मॉडल जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के अंदर पोजीशन और मोमेंटम दोनों जो है वो एक टाइम पे नहीं निकाले जा सकते। लेकिन बोहर मॉडल के अंदर दोनों के एक्सप्रेशन उसने निकाल के दिखाए थे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी उसने निकाल के दिखाया और उसने उसकी पोजीशन का एक्सप्रेशन भी निकाल के दिखाया, जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कॉन्फ्लिक्ट में था, उसके साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 350। द हैवीएस्ट पार्टिकल इज, इसमें से बताना है कि सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल जो है वो कौन सा है? मिजोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इनमें से जो है वो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स का मास जो है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसमें से हैवीएस्ट पार्टिकल जो है वो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 351। द अटोमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट नेसेसरली होल नंबर, बिकॉज जो अटोमिक वेट होता है वो जरूरी नहीं है कि होल नंबर हो। उसका रीजन ये होता है कि अलग अलग एटम्स के, एलिमेंट्स के जो है वो अलग अलग आइसोटॉप्स मिलते हैं, और जो हमारा एटोमिक वेट होता है वो सभी आइसोटॉप्स की एवरेज होता है। इट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट कंटेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एटम नो लॉन्गर कंसिडर इंडिविजुअल। इट कंटेन्स द आइसोटॉप्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके लिए राइट होगा, क्योंकि उसमें आइसोटॉप्स के एवरेज मासेस लिए जाते हैं, तब जाके हमारे पास एटॉमिक वेट आता है। नेक्स्ट है हमारे पास 352। बोहर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, बोहर का रेडियस बताना हाइड्रोजन एटम के लिए। तो बोहर का रेडियस होता है, फॉर्मूला होता है 0.529 ओमस्टॉम। ये हाइड्रोजन के लिए रेडियस होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मीटर में गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। 0.529 इंटू 10 की पावर -10। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। 352 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? एटम्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, न्यूक्लियस पे, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो हर तरह के मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो है वो एप्लीकेबल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 354। द चार्ज ऑन द एटम हैविंग 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन। पूछ रहे हमें एटम पे चार्ज बताना है जिसके अंदर 17 प्रोटॉन हो, 18 न्यूट्रॉन हो और 18 इलेक्ट्रॉन हो। तो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। इसमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन के, इसलिए इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज होगा। ऑप्शन नंबर बी 354 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज है। अगर प्रोटॉन ज्यादा होता तो प्लस का चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो माइनस का चार्ज है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग आयंस। हमारे पास नीचे कुछ आयंस लिखे, निकल 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। हमें सबके एटॉमिक नंबर दिए, हमें सीक्वेंस बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन का बताना है कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम सबके अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं कि कितने कितने हैं। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है निकल 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। जो निकल होता है, निकल का एटॉमिक नंबर हमारे पास 28 होता है, कोबाल्ट का हमारे पास 27 होता है, क्रोमियम का हमारे पास 24 होता है और आयरन का हमारे पास 26 होता है। सबसे पहले तो हम अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं किसमें कितने आएंगे। निकल का 28, निकल की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होती है हमारे पास 4s2 3d8। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये दोनों निकल जाएंगे, बच जाएगा 3d8 और 3d8 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की बात करें तो उसमें हो जाएगा हमारे पास 4s2 3d7।
अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो 4s वाले निकल जाएंगे और 3d में रह जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 3। कैसे बचेगी, ऐसे देख रहा हूं मैं, 1 2 3, ये 5 हो गए, 7 फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले 3 जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमियम 2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s 1 3d 5। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक यहाँ से गया एक यहाँ से गया, तो यहाँ पे हो गए 4। तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, इसमें बचे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर आयरन की बात करें तो आयरन की होती है हमारे पास 4s2 3d 6। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 यहाँ से एक यहाँ से, मतलब कि ये बच जाएगा 3d5। 3d5 मतलब कि इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इंक्रीजिंग में बताना है तो पहले हमारे पास 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। तो 5 किस में, 5 हमारे पास थे आयरन में। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4th नंबर पे। तो सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे ज्यादा 4th नंबर पे, मतलब कि आयरन पे। उसके बाद हमारे पास, उसके बाद 4 किसके, 4 है हमारे पास क्रोमियम के जो कि 3 के हैं। उसके बाद हमारे हैं 2 के, उसके बाद हमारे पास 1 4 3 2 1 4 3 2 1। तो हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। सबसे कम हमारे पास निकल में थे, उसके बाद कोबाल्ट में थे, उसके बाद क्रोमियम में थे, उसके बाद आयरन में थे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। निकल में हमारे पास कितने थे, निकल में 2 थे, कोबाल्ट में हमारे पास 3 थे, क्रोमियम में हमारे पास 4 थे और आयरन में हमारे पास 5 थे। तो इसमें सबसे कम, इसमें उससे ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा, इसमें तो सही ऑर्डर में ही लिखे हुए थे, उठा के बस यही ऑर्डर लिखना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 356। क्वेश्चन नंबर 356 है हमारे पास, द हाइड्राइड आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। हमसे पूछ रहे हैं कि जो हाइड्राइड आयन होता है वो किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे आयन्स जिसमें जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम रहते हैं। हाइड्राइड आयन क्या होता है, हाइड्राइड आयन होता है H नेगेटिव। तो H नेगेटिव का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें हमारे पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। हीलियम पॉजिटिव के पास हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम के पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 357, बोहर्स मॉडल वाज मॉडिफाइड बाय। जो बोहर का मॉडल है उसको किसने मॉडिफाइड किया था, तो बोहर के जो मॉडल है उसको सोमरफील्ड ने जो है वो मॉडिफाइड किया था। नेक्स्ट है हमारे पास 358, एजिमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस। जो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटल्स बताता है। तो 358 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो हमारा एटम का रेडियस होता है वो किस ऑर्डर में होता है वो हमें बताना है। तो एटम का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर के ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when the value of the azimuthal quantum number L is equal to 2, value of n is। हमें पूछ रहे हैं कि अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो L इज इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है। तो m की वैल्यू 3 भी हो सकती है, n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ दिस, इसमें से जो है वो कोई भी पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज। हमें कह रहे हैं कि हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है फॉर इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल के अंदर। जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास √L इंटू L+1 इंटू H/2π। लेकिन यहाँ पे हमें 2s के लिए निकालना और s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो l की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। 2s ऑर्बिटल के लिए जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 362,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, हमें बताना है कि इसमें से किसके पास जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 निकल गए हैं 10, इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। टाइटेनियम हमारा होता है 23 पे, उसमें से जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 20 रह गए, मतलब कि इसमें भी कोई अनपेड नहीं होगा हमारे। इसमें से सबसे ज़्यादा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे Fe2 पॉजिटिव में, जो कि होंगे 4। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 362 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एलिमेंट M हैज एटॉमिक मास 19 एंड एटॉमिक नंबर इज 9, इट्स आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक एलिमेंट है M जिसका एटॉमिक मास जो है वो 19 है और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 9 है। हमें बताना है कि उसके आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर 9 मतलब कि ये है हमारा फ्लोरीन होना चाहिए, और फ्लोरीन के आयन को हम F नेगेटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका कैसे होगा M नेगेटिव। तो ऑप्शन जो है वो 363 के लिए ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा हैलोजन फैमिली का ग्रुप मेंबर होना चाहिए, और हैलोजन फैमिली के जो आयन्स होते हैं वो उसके ऊपर, उनके ऊपर 1- का चार्ज आता है आयन्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 364, अ न्यूट्रल एटम हैज, कोई एक न्यूट्रल एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, उसके पास जो है वो तीनों ही चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 365, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन एन प्लेन्स इन डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन्स है वो हमें बताना है। नोड्स कैसे निकालते हैं, n-l-1, तो ये हो जाएगा हमारे पास n की वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ नोड्स नहीं पूछी गई है, हमें यहाँ नोडल प्लेन पूछे गए हैं। तो डी ऑर्बिटल में जो है वो टोटल 2 नोडल प्लेन्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 365 के लिए डी ऑर्बिटल में जो है वो 2 नोडल प्लेन्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स से आप क्या समझते हो। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी जो एनर्जी है वो सेम रहती है, तो ऑर्बिटल हैविंग द इक्वल एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए राइट होगा। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी जो है वो सेम रहती है, जैसे पी के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, इसलिए उनको डीजेनरेट बोला जाता है। डी के पांचों के 5 ऑर्बिटल्स की शेप जो एनर्जी जो है वो सेम रहती है, इसलिए उनको डीजेनरेट डी ऑर्बिटल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 367, the values of quantum numbers n, l and m for the 5th electron of the boron will be। हमें पूछ रहे हैं बोरोन के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए हमें n, l और m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p1, 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p1 में जाएगा, इसलिए इसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, और हमारे m की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हो सकती है -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू -1। 367 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 368, द पैरामैग्नेटिक करैक्टर फॉलोज एज ऑर्डर। पैरामैग्नेटिक करैक्टर पूछ रहे हैं, तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या पता करना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, जिसमें सबसे ज्यादा होंगे वो हमारा सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर का एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले है हमारे पास Mn, सबसे पहले है Mn, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 25, तो इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d5 4s2। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 5, इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद क्रोमियम का होता है 4s1 और 3d5, तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारे पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद है हमारे पास जिंक में तो हमारे पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है,
तो यहाँ पे ये ऑर्डर सही नहीं है। सबसे ज्यादा मैग्नीज की बोलिए, सबसे ज्यादा क्रोमियम की होनी चाहिए थी, तो ये वाला तो गलत है। उसके बाद आयरन के केस में आते हैं। आयरन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? आयरन में हमारे पास 3d6 होता है, तो इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। जिंक में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये बीच में हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है, क्योंकि कोबाल्ट के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिंक के पास तो होते नहीं है, तो जिंक बीच में नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम। क्रोमियम में टोटल 6 हो जाएंगे, आयरन में जो है वो टोटल 4 हो जाएंगे, जिंक में कोई भी नहीं होगा, तो जिंक लास्ट में चलेगा। ये सही ऑर्डर में लिखा है, ये इसके 6, इसके 4, इसका कोई भी नहीं, तो इसका सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका सबसे कम, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। 368 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 एंड 3s1 शोज। जो है ये कॉन्फ़िगरेशन किसको शो करती है? तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट ऑफ फ्लोरीन की। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नियोन में होते हैं, लेकिन उसके सारे इलेक्ट्रॉन 2p6 तक होते हैं। यहाँ पे 6 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3s में चला गया, मतलब कि ये एक्साइटेड स्टेट है किसकी? नियोन की। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 369 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 370, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। हमें इसमें बतानी है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स कितने और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नीचे दिया होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 89 ही होंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी इसमें जो है वो 89 ही होंगे। पहला भी 89 होना चाहिए और लास्ट वाला भी 89 होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं है, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, वो कैसे निकलते हैं? एटॉमिक नंबर में से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर जो है वो माइनस करना होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये है 231, इसमें से माइनस करेंगे 89, तो 11 में से 9 जाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ पे जो है वो 4, ये हो जाएगा 142। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। 89 प्रोटॉन्स, 142 न्यूट्रॉन्स और 89 जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। 370 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज, तो ये है हमारे पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर। जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स दिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल टू प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन दिए, और हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके हमारा मास नंबर बनता है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके हमारे पास 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 371 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्बिटल ऑफ कार्बन कैन एब्जॉर्ब प्रोटॉन बट नॉट एमिट इट। इसमें से विच ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम कैन एब्जॉर्ब फोटोन बट नॉट एमिट। इसमें से कौन सा कार्बन ऑर्बिटल जो है वो फोटोन को एब्जॉर्ब तो कर सकता है, लेकिन उसको एमिट नहीं कर सकता है? तो 1s वाला ऑर्बिटल जो है वो हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1s में है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर तो जा सकता है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1s में है तो वो एनर्जी को लूज करके जो है वो नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी सबसे नीचे लोएस्ट स्टेट में है। तो इसलिए जो हमारा कार्बन एटम का 1s ऑर्बिटल है वो फोटोन को एब्जॉर्ब तो कर सकता है, लेकिन उसको एमिट नहीं कर सकता। यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर वो 1s में है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, फोटोन को एब्जॉर्ब करके 2s में जा सकता है, लेकिन अगर वो 1s में है तो वो फोटोन को रिलीज करके या एमिट करके 1s से नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि 1s से नीचे कुछ है ही नहीं, वो ऑलरेडी जो है वो सबसे लोएस्ट स्टेट में है। तो इसलिए 1s ऑर्बिटल जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर सकता है, लेकिन उसको एमिट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 377, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। हमें स्कैंडियम की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। ये होता है 21 एटॉमिक नंबर है हमारा। आर्गन जो है वो हमारी यहाँ तक पूरी हो जाती है। उसके बाद ये 4s1, ये 3d1, तो 373 के लिए
जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। यही जो है वो इलेक्ट्रॉन इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। 2 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पहले पेयर होगा, बाद में यहाँ पे आएगा, ये खाली तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की सही कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिलिकॉन के लिए वो हमारे पास स्कैंडियम के लिए जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट जंप टू। हमें पूछ रहे हैं कि जो ब्रैकेट सीरीज है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आउटर ऑर्बिट से जंप करके किस में आता है। तो हमारे पास जो ऑर्डर है, सबसे पहले लेमन सीरीज आती है, फिर बाल्मर सीरीज आती है, फिर हमारे पास पाश्चन आती है, उसके बाद ब्रैकेट आती है। लेमन में जंप जो है फर्स्ट ऑर्बिटल में करता है, इसमें सेकंड ऑर्बिटल में करता है, इसमें थर्ड में करता है और इसमें जो है वो फोर्थ में करता है। तो लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट जो है फोर्थ पे आता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके फोर्थ ऑर्बिट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। 374 के लिए ऑप्शन नंबर सी फोर्थ ऑर्बिट में आएगा जंप करके ब्रैकेट सीरीज के अंदर। 2 किस में आता है? 2 हमारा बाल्मर के अंदर आता है, थर्ड जो है वो पाश्चन के अंदर आता है और फिफ्थ जो है वो पी फंड के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास 375, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कैथोड रेज कैरी द नेगेटिव चार्ज, ये बिल्कुल सही है, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है ये। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे इज हायर देन दैट ऑफ द माइक्रोवेव्स। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एक्स रेज की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास यूनिट फॉर द वेव नंबर इज मीटर इनवर्स, तो ये भी सही है। वेव नंबर जो होता है 1/लैम्डा होता है, लैम्डा की यूनिट मीटर हो सकती है, तो ये मीटर इनवर्स ही होता है वेव नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज सेम फॉर ऑल द मेटल। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो सभी मेटल्स के लिए सेम है, ऐसा लिखा हुआ है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मेटल पे डिपेंड करती है, हर मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ये एक स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो हर मेटल के लिए सेम नहीं होती है, हर मेटल के लिए अपनी अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी हमें रेडिएशन मेटल के ऊपर इंसिडेंट करनी पड़ती है ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर हो सके। मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करवाने के लिए मेटल के ऊपर मिनिमम किस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी डाली जाए उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर कह लो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के पास सबसे छोटा जो है वो रेडियस होगा। सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब का सभी में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम है। यहाँ पे जो है वैसे तो सबसे बड़ी साइज जो है वो हमारे नियोन का आना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन F नेगेटिव के पास हाई न्यूक्लियर चार्ज है, जिसका इसका साइज जो है वो सबसे बड़ा है। यहाँ पे चार्ज जो है वो नियोन का, और सबसे छोटा साइज जो है वो हमारे पास, और सबसे छोटा साइज हमारे पास F नेगेटिव का होगा। फ्लोरीन नेगेटिव सबसे बड़ा साइज हमारे नियोन का, और छोटा साइज जो हमारे पास फ्लोरीन नेगेटिव का। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 मेटल्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वुड बी द पैरामैग्नेटिक। कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें जो है वो बताना है सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा। इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो डायमैग्नेटिक होगा। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें जो है वो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन इसमें जो है वो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इन तीनों में से जो है वो इसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। तो 377 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। ये वाला जो है वो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3s2 3p5 इज पोसेस्ड बाय। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, हमें ये बताना है। तो ये हमारे ऑक्यूपाई करती है, ये हो गया हमारे पास। इससे पहले हमारे पास आएगा 1s2 2s2 2p6, उसके बाद ये शुरू हो जाएगा, ये हो गया 10,
10 और 7 17 17, तो 17 नंबर पे हमारे पास आती है क्लोरीन। तो 378 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हमारे क्लोरीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज -13.6. The possible energy values of the excited state for electrons in the Bohr orbit of the हाइड्रोजन इज, इसमें से बताने कि कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो ये भी जो है वो एक पॉसिबल वैल्यू है। 3.4 जो है वो हमारे सेकंड ऑर्बिट की होती है। 4.2 जो है वो हमारे पास किसी भी ऑर्बिट की नहीं होती, क्योंकि हमारे पास ये ये थर्ड की होती है, ये थर्ड ऑर्बिट की होती है। फर्स्ट की हमारे पास 13.6 होती है, ये सेकंड की ही होती है। इसके बाद सेकंड की हमारे पास -3.4 होती है, उसके बाद थर्ड की 1.5 होती है, उसके बाद फोर्थ की 0.8 कुछ होती है। तो यहाँ पे जो है वो 13 के बाद सीधा 3 आता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्लस में तो जो है वो एनर्जी होती नहीं है। तो 379 के लिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। यही एक पॉसिबल वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं होती। अगर आपको याद नहीं रहती है तो इसका फॉर्मूला होता है -13.6 डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। आप एन की वैल्यूज को पुट कर करके जो है वो इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 380, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर द 4p इलेक्ट्रॉन। इसमें से कौन सा जो है वो पॉसिबल नहीं है 4p के लिए। 4p के लिए n की वैल्यू 4 है, ठीक है, p की l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू -1 है और ms की वैल्यू +½ है। तो ये बिल्कुल सही है। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 0 है, ये भी सही है। ms की वैल्यू +½ सही है। सी ऑप्शन में n = 4, l = 1, m = 2। m जो है वो 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि m की जो वैल्यू -l से लेके +l तक जाती है। तो इसीलिए ये वाला जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। 380 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं क्वांटम नंबर्स के अंदर, तो इसलिए बहुत आसान होते हैं। आसानी से जो है वो आप इसमें नंबर ले सकते हो। बस आपको यही वैल्यूज याद रखनी है कि l की वैल्यू n से एक छोटी पॉसिबल हो सकती है, m की वैल्यू +l से लेके -l से लेके +l तक जाती है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें अगर आप ध्यान में रखते हो तो क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 381, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज a0 देन द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज। जो हमारा रेडियस का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 0.529 इंटू n का स्क्वायर। तो हमारे पास जो है वो हमें ये फर्स्ट का बोला हुआ है। फर्स्ट के लिए अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.29 इंटू 1, तो 0.529 = a0 गिवन है। तो हमारे पास थर्ड ऑर्बिट का पूछना है, तो थर्ड का हो जाएगा हमारे पास a0 इंटू 9, n का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर 380, क्वेश्चन नंबर 381 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा, 9a0। जो हमारे पास रेडियस होता है वो हमारा 0.529 इंटू n के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो 9 इंटू a0। नेक्स्ट है हमारे पास 382 क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद l = 2 एंड n = 3। हमें बताने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं किसी एटम के अंदर जिसके लिए L की वैल्यू हमारे पास 2 हो और N की वैल्यू हमारे पास 3 होनी चाहिए। तो हमारे पास अगर L की वैल्यू 2 है तो उसके लिए हमारे पास जो M की वैल्यू हो जाएगी वो -2 -1 0 +1 +2, 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे, पांचों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट होगा। 382 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में आ सकते हैं अगर एल की वैल्यू 2 है। एन की वैल्यू को तो यहाँ पे बेसिकली कोई रोल ही नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे एल की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 383, एन इलेक्ट्रॉन हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, मतलब कि n की वैल्यू हमें 3 गिवन है। द नंबर ऑफ इट्स सबशेल्स एंड ऑर्बिटल वुड हैव रिस्पेक्टिवली। हमें पूछ रहे हैं कि इसके कितने सबशेल हो सकते हैं और कितने इसकी जो है वो ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। अगर n की वैल्यू
हमारे पास 3 है, तो एल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, वो हो सकती है 0 1 2। मतलब कि टोटल कितने शब्दशैल हो सकते हैं, टोटल इसमें 3 शब्दशैल हो सकते हैं। और हर के लिए जो है इसके लिए ऑर्बिटल 1 होगा, पी के लिए ऑर्बिटल 3 होते हैं और डी के लिए ऑर्बिटल जो है वो 5 होते हैं। 5 3 8 और 8 और 1 9, तो टोटल ऑर्बिटल्स 9 हो सकते हैं और शब्दशैल जो है वो हमारे पास 3 हो सकते हैं। शब्दशैल 3 और ऑर्बिटल्स 9, 383 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 384 स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो हमारे पास एक्सेप्शनल बिहेवियर शो, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, जो कि होती है 4s1 3d10। यहाँ पे हमें 2 पॉजिटिव की बतानी है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन 4s का निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में से निकलेगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s1 और 3d9, 4s0 3d9, 4s0 3d9। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। वैसे कॉपर की जो होती है वो 4s1 और 3d10 होती है। 1 इलेक्ट्रॉन 4s का निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन डी का निकल गया, तो ये बचा हमारे पास 3d9। तो 384 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मोशन increases with increase in speed of electron, remains the same respective of the speed of electron, decrease with increase in स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। हमसे पूछ रहे हैं कि जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की वो हमारी स्पीड के साथ कैसे रिलेट करती है। तो जैसे जैसे जो है वो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला होता है एच लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो वेवलेंथ जो है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। जैसे जैसे जो है वो हमारी स्पीड बढ़ती रहती है वैसे वैसे वेवलेंथ जो है वो कम होती चली जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। 385 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे जो हमारा वेवलेंथ है वो छोटी होती चली जाएगी, डिक्रीज विद इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 386। An electron has magnetic quantum number as -3. What is its प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो -3 है। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि m की वैल्यू -3 है तो इसके लिए l की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए, और अगर l की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू मिनिमम 4 तो होनी चाहिए। तो 386 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। n की वैल्यू होगी हमारे पास मिनिमम 4 होनी चाहिए, 4 से बड़ा जो है कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज। हमें बतानी है कि इसकी जो रेशियो है वो कितनी है, प्रोटॉन ऑफ मास एंड प्रोटॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेशियो हमें बतानी है। ये रेशियो होती है हमारे पास 1.8 × 10⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 4 क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ द पोटाशियम आर। जो पोटाशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो पोटाशियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आर्गन 4s1 होगी, 4s1 होगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास 4 होनी चाहिए और l की वैल्यू हमारे पास 0 होनी चाहिए। यहाँ पे l की वैल्यू 1 है, यहाँ पे l की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये तीनों नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट होगा। 4s में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट